तो सूक्ष्म जीवों को उनकी मतलब उनकी जो लंबाई है वो इतनी कम होती है कि हम इसके लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर इन मात्रकों का उपयोग नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये तो बहुत बड़े हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हमको दिखाई भी नहीं देते, तो इन मात्रकों का उपयोग तो हम कर ही नहीं सकते। तो कैसे करते हैं इनका? जैसे ये स्केल जो होता है, स्केल में जीरो के बाद ये एक भाग जो होता है ये 1 मिलीमीटर होता है ना। तो ये 1 मिलीमीटर भाग को, यदि इतने से भाग को हम अलग से इसको खींचें, लाइन खींचें इसकी, और फिर इसको 1000 भागों में डिवाइड करें, है ना। इस 1 मिलीमीटर लंबाई का जो हमने रेखाखंड खींचा है ना, इसको 1000 बराबर भागों में बांटें, 1000 बराबर भागों में बांटें, तो इसका प्रत्येक भाग 1 माइक्रोमीटर होगा। क्या होगा? 1 माइक्रोमीटर होगा, है ना। माइक्रोमीटर मतलब क्या हुआ कि 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। मतलब सूक्ष्म जीव की लंबाई कितनी कम होती है अपन सोच सकते हो, है ना। 1 मिलीमीटर रेखाखंड ये इतना सा है, 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर हो गया, है ना। और इस 1 मिलीमीटर को 1000 भागों में बांटेंगे तो सोचो कितना छोटा होगा। 1 माइक्रोमीटर कितना छोटा होगा? बहुत छोटा होगा ना। 1 मिलीमीटर 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। तो 100 माइक्रोमीटर से छोटी वस्तु जो है वो हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। और उससे भी छोटे जो होते हैं पैरामीशियम जो होता है ना, पैरामीशियम इधर बताया हमने, अमीबा पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम का आकार लगभग 100 माइक्रोमीटर होता है। पैरामीशियम का आकार जो होता है, पैरामीशियम, ये इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 100 माइक्रोमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 100 माइक्रोमीटर होती है ना। तो लेकिन फिर भी ये आँखों से दिखाई नहीं देता, इसको सूक्ष्मदर्शी में ही देखना पड़ता है। कुछ जीव पैरामीशियम से भी छोटे होते हैं, जिनको नैनोमीटर, मतलब नैनोमीटर में नापा जाता है इनको, है ना। नैनोमीटर में नापा जाता है। नैनोमीटर क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर अभी देखा ना हमने कि 1 मिलीमीटर को 1000 भागों में बांटेंगे तो वो 1 माइक्रोमीटर कहलाता है। यानी 1 माइक्रोमीटर बहुत छोटा होता है। अब इस 1 माइक्रोमीटर को भी यदि हम 1000 भागों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा नैनोमीटर। ये हो जाएगा नैनोमीटर, है ना। मतलब कहने का ये कि सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं, है ना। अब चलो अब इसके बारे में अब हम ये पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव जो हैं ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे शैवाल है ना। शैवाल है, जैसे नदी तालाब में या दीवारों पर हरे रंग की काई दिखाई देती ना, काई हम बोलते हैं उसको, वो शैवाल होती है ना। वो शैवाल होती है, शैवाल, है ना। कवक होता है, कवक मतलब फफूंद होती है। जैसे ब्रेड वगैरह में या अचार वगैरह में कभी कभी फफूंद लग जाती है ना, सफ़ेद रंग की फफूंद लग जाती है, उसको कवक कहते हैं, वो कवक होता है ना। प्रोटोजोआ, ये भी सूक्ष्म जीव हैं। प्रोटोजोआ बहुत छोटे छोटे से जीव होते हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देते, ये प्रोटोजोआ हैं। फिर उसके बाद है जीवाणु जो होते हैं, ये भी और भी छोटे जीव होते हैं, बैक्टीरिया, है ना। और उसके बाद होता है विषाणु, जिसको हम वायरस बोलते हैं, है ना। विषाणु, इनको हम क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। ये तो और भी छोटे होते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर भी चले जाते हैं, मतलब सजीवों में होते हैं ये। शैवाल, इनमें से शैवाल किस में होते हैं? पानी में या गीली जगह में होते हैं ना। कभी कभी हमारी दीवारों पर भी काई लग जाती है ना। ये शैवाल कहलाते हैं। और इनका रंग प्रायः हरा होता है। हालांकि लाल भूरे रंग के भी शैवाल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका रंग हरा होता है। तो इसके कारण ये अपना भोजन बना सकते हैं,
हरा रंग होता है मतलब इनमें क्लोरोफिल होता है ना, मतलब हरित लवक होता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, और इनका उपयोग कई चीज़ों में किया जाता है, कुछ रंग वगैरह बनाने में किया जाता है, दवाइयाँ बनाने में किया जाता है ना, ये करने में किया जाता है। कुछ जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं जैसे कवक, कवक जो होते हैं ये फफूंद, अचार, मुरब्बा, सब्जियां, फल ये ज़्यादा समय तक यदि रखी रहती हैं तो इन पर धब्बे धब्बे जैसे दिखाई देने लगते हैं सफ़ेद रंग के, ये कवक होते हैं, है ना, डबल रोटी पर पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ईस्ट, ईस्ट भी एक प्रकार का कवक है। ईस्ट मतलब खमीर, है ना, ईस्ट मतलब खमीर। ये कभी क्या होता है कि हम लोग जैसे इडली डोसा बनाते हैं तो उसके लिए दाल और चावल को भिगा देते हैं रात भर, और फिर उसके बाद सुबह दोनों को पीसकर एक साथ मिलाकर घोल बनाकर रख देते हैं। तो गर्मी के दिनों में दिन भर में यदि घोल ऐसे ही रखा रहता है ना तो भी शाम तक बहुत फूल जाता है, एकदम फूल जाता है वो, है ना। फिर हम रात में इडली डोसा बनाते हैं तो ये फूल जाता है। फूल क्यों जाता है? ईस्ट के कारण। ईस्ट या खमीर, हम बोलते हैं कि इसमें खमीर आ गया है। क्यों? ये कहाँ से आता है? ये वायुमंडल में पाए जाते हैं, है ना। ईस्ट खमीर जो हैं ये वायुमंडल में पाए जाते हैं। और जैसे ही दिन भर हम ये रखे रहते हैं, घोल जो रखे रहते हैं, दाल चावल का घोल रखे रहते हैं, तो वो इनको भोजन के रूप में मिलता है। उसमें उनको पानी भी मिल जाता है और वायुमंडल का तापमान जो होता है वो इनके लायक होता है। तो इसलिए ये उसमें आ जाते हैं घोल में और उसमें अपनी वृद्धि करना शुरू कर देते हैं, है ना, वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। तो कभी कभी तो इनमें मतलब इस घोल में ये खमीर डाला भी जाता है, और कभी गर्मी के दिनों में खमीर अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ये वायुमंडल में जो उपस्थित होता है वो इसमें आकर और अपनी वृद्धि करना शुरू कर देता है, और फिर उसमें इसके कारण ये फूल जाता है, मतलब उसमें वृद्धि करता है। इसको भोजन, पानी और ऊष्मा तो मिलती है। तो ये घोल में जो शर्करा होती है उसको तोड़कर उससे ऊर्जा, मतलब जो शर्करा होती है उससे इनको ऊर्जा मिलती है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जैसे हम लोग को भोजन से ऊर्जा मिलती है, भोजन के ऑक्सीडेशन, भोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है हम लोगों के शरीर में। उसी तरह से ये ईस्ट जो है ये जब घोल में पहुंच जाते हैं तो ये वहाँ पर अपनी क्रिया शुरू कर देते हैं और उस भोजन से ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भोजन से इनको ऊर्जा मिलती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इडली डोसा के घोल में रह जाती है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड इडली डोसे के घोल में क्या है? खमीर है। तो खमीर घोल के अंदर जब क्रिया करते हैं उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रहती है? उसी घोल में रहती है ना, उसी घोल में रहती है। तो इसके कारण ये घोल जो है ये फूल जाता है ना। इसके कारण ये घोल फूल जाता है। अब यदि इसको गर्म करेंगे, इसी घोल को यदि हम गर्म करेंगे तो क्या होता है? गर्म होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकल जाती है, जिससे कि जो उसमें कुछ मतलब जो स्पंजी हो जाता है। जैसे ब्रेड वगैरह बनाते हैं ना, तो ब्रेड में भी ऐसी खमीर उठाया जाता है ना, खमीर से उसको फुलाया जाता है और फिर इसको गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो गर्म करने से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, तो वो जहाँ जहाँ से निकलती है वहाँ पे छेद छोड़ देती है, मतलब वो स्पंजी हो जाता है ना, थोड़ा स्पंजी और मुलायम हो जाता है ना, ये इसके कारण हो जाता है। ठीक है, तो इनको सूक्ष्म जीवों को जहाँ भी अनुकूल परिस्थिति मिलती है, मतलब ये एक निश्चित तापमान पर वृद्धि करते हैं, है ना। उससे कम तापमान, जैसे फ्रिज में यदि हम खाद्य पदार्थ को रख देते हैं तो इतने कम तापमान पर ये वृद्धि नहीं कर पाते, इसलिए फ्रिज में रखी हुई चीज़ें खराब नहीं होती। इसी तरह से हम जब दूध को उबालते हैं तो उबालने से इतना अधिक तापमान होता है जो इनके लायक नहीं होता, उस अधिक तापमान पर ये वृद्धि नहीं कर पाते। इसलिए दूध उबालने से हम लोग बार बार उबालते रहते हैं ताकि दूध जो है वो खराब नहीं हो पाता। अधिक तापमान पर भी वृद्धि नहीं कर पाते और कम तापमान पर भी वृद्धि नहीं कर पाते। उसके बाद जो प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ जो होते हैं ये
अमीबा पैरामीशियम ये प्रोटोजोआ कहलाते हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं ना। अमीबा पैरामीशियम जो बताया था अभी, अमीबा पैरामीशियम ये क्या है, ये प्रोटोजोआ है। अमीबा पैरामीशियम क्या है, प्रोटोजोआ है। ये एक कोशिक जीव है, प्रोटोजोआ ये क्या है, एक कोशिक जीव है। ये एक कोशिक जीव है, मतलब इनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। ठीक है, तो ये पानी में पौधों और पशुओं के शरीर में पाए जाते हैं, और कभी कभी मनुष्य के शरीर में भी ये पहुंच जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। देखा हो मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग जो होता है ना, कभी कभी किसी को हम लोगों में से किसी को भी मलेरिया रोग हो जाता है ना, जिसमें बहुत ठंड देकर बुखार आ जाता है। डॉक्टर लोग टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तो पता चलता है कि मलेरिया है। तो ये मलेरिया किसके कारण होता है, ये प्रोटोजोआ के कारण। एक प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम, है ना। ये मलेरिया रोग उत्पन्न करता है ना। तो ये मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, इसके कारण मलेरिया रोग होता है। लेकिन ये मनुष्य के शरीर में पहुंचता कैसे है, एक मच्छर के द्वारा पहुंचता है, जो कहलाता है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज नाम का जो मच्छर होता है, इसके काटने से, मतलब ये काटता है तो ये इस प्लाज्मोडियम को मनुष्य के शरीर में छोड़ देता है ना। तो ये मनुष्य के शरीर में पहुंचकर मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। मतलब हम ये कहें कि मलेरिया को लाने वाला कौन है, मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज एक मच्छर होता है, जब ये काटता है तो ये प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर में छोड़ देता है ना, और ये ही मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मादा एनाफिलीज मलेरिया को लाने वाला है, मतलब मलेरिया का वाहक है। ये मलेरिया का वाहक है, मतलब मलेरिया को लाने वाला, हमारे शरीर में मलेरिया रोग के जीवाणु को छोड़ देता है ना, मतलब सूक्ष्म जीव को, प्लाज्मोडियम को छोड़ देता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है, एक रोगाणु है, और ये मादा एनाफिलीज के काटने से हमारे शरीर में पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद होते हैं जीवाणु। ये जीवाणु जो होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं और लगभग सभी जगह पर पाए जाते हैं, हमको दिखाई नहीं देते ये। इसको सबसे पहले देखा था एंटोनी वान ल्यूवेनहाग। इसको